हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे हुए वीडियो के साथ। यह जो वीडियो है हमारा एक नए चैप्टर का है, चमचमाते से जोरदार से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसा कि आप सभी को पता होगा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और इसके अलावा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। हमारी बुक में काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी कुछ हमें और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हम इसके साथ साथ अपने आप को थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो होता है इसमें आपको मेनली फिजियोलॉजी और फर्टिलाइजेशन के बारे में समझना है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। तो 3 ये मेजर पार्ट जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के होंगे। आज का ये जो चैप्टर है हम बेसिक से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि आज का वीडियो कहाँ तक जाता है। ठीक है, बेसिकली हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आज पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने पहले भी आप सभी को बता दिया है। अब आपको जैसे कि पता होगा ह्यूमन में रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल टाइप का होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल बॉडी होती है, एक फीमेल बॉडी होती है, दोनों अपने अपने डीएनए को एक दूसरे से मिक्स करते हैं और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के कारण इसमें गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, गैमेट्स मैंने आपको बताया है कि गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जो डीएनए को प्रोटेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए बने हैं। ठीक है, अगर आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला वीडियो देखा है तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसको मैं क्विक रिकैप की तरह आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल बॉडी में से उनके गैमेट्स निकलते हैं, यानी कि अब उनको अपना डीएनए मैच करना है ना। जैसे मान लीजिए ह्यूमन का ही रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, तो मेल बॉडी से स्पर्म जो है वो एक डीएनए को लेके जाएगा और उसको फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट करेगा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, वहाँ पर फिर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। अब मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक हमको क्या भेजना, डीएनए क्रोमोसोम भेजना, 23 क्रोमोसोम्स भेजना। अब वो क्रोमोसोम्स ऐसे हवा में ओपन नहीं भेज सकते वरना क्रोमोसोम डैमेज होने के चांसेस होंगे। तो क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एक सेल बनाते हैं और वो सेल जो है वो क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है। ठीक है, फीमेल बॉडी भी ओवरी में अपने लिए एक क्रोमोसोम बनाती है, क्रोमोसोम को एक कवर के अंदर एक सेल के अंदर बंद करती है, उसको हम ओवा बोलते हैं और ये फिर आगे जाके फर्टिलाइज होता है। ठीक है, तो स्पर्म और ओवा जो है वो गैमेट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक बात पता होना चाहिए कि गोनैड्स क्या होते हैं। ठीक है, गोनैड्स क्या होता है। गोनैड्स का मतलब होता है वो ऑर्गन जहां पर गैमेट बनते हैं। ठीक है, वो ऑर्गन जहां गैमेट बनते हैं उनको हम गोनैड कहेंगे। सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। तो आपको ये बेसिक से 3 चीजें पता चल गई हैं। ठीक है, अब ह्यूमन में पूरा का पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में किसी सिंगल ऑर्गन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मल्टीपल ऑर्गन्स का कोलैबोरेशन चाहिए होता है। एक ही काम को करने के लिए अलग अलग बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम सिस्टम कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और सारे मिलके एक काम को परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन कराने का। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे, हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, तो इन सबको एक साथ हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
ठीक, पहला उसको हम बोलते हैं मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या इसको और आसान भाषा में लिखना हो तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहला हुआ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आरएस मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इन दोनों का मतलब क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम उन ऑर्गन को कहेंगे जो ऑर्गन डायरेक्टली गैमेट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलेंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बोलेंगे उन ऑर्गन्स को जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट तो है लेकिन गैमेट को बनाते नहीं है, पर गैमेट को ट्रांसफर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, मैच्योर करने का काम करते हैं। उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन डायरेक्टली कौन करता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करता है, जहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग अभी केवल मेल की बात करें तो चलिए मेल से शुरू करते हैं। अब मेल की बात हो गई है तो ठीक है। अब मेल में होता है इपीडाइडिमस। ठीक, इसके बाद होता है इजैक्युएटरी डक्ट। ठीक, इसके अलावा होता है वास डिफरेंस। इसके अलावा होता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, फिर आता है काउपर्स ग्लैंड, और फिर आखिर में आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। चलो ठीक है, तो एपिडाइडिमस, इजैक्युएटरी डक्ट, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इतने हमारे मेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हम एक एक ऑर्गन के बारे में उनका फंक्शन पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, कहाँ पर कैसे किस अरेंजमेंट वो व्यवस्थित होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कंप्लीट ओवरव्यू हम लेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, आपको उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये है। अब देखिए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो है ये टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस का नाम था प्राइमरी में। सेकेंडरी में देखिए इसका नाम था वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस है। अभी मैं जो ग्रीन मार्क कर रहा हूँ इसको हम लोग इपीडाइडिमस बोलते हैं। ठीक है, ये इपीडाइडिमस है। ठीक, चलिए इसके बाद वास डिफरेंस के बाद ये यहाँ पर आएगा, ये वाला हिस्सा देखिए, ये आपको दिख रहा होगा इसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। सेमिनल वेसिकल के पीछे की तरफ इजैक्युएटरी डक्ट होता है, जो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर आपको काउपर्स ग्लैंड देखने को मिलेगा और इसके नीचे में फिर आप सॉरी ये प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगा और इसके नीचे यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है, एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब हम लोग शुरू करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है टेस्टिस। क्या नाम है? टेस्टिस। तो टेस्टिस से हम लोग शुरू करेंगे।
टेस्टिस से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब टेस्टिस को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्टिस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है, स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग टेस्टिस का एक डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। तो टेस्टिस जो है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब टेस्टिस जो है एक ट्यूब से लटका हुआ होता है। अब आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। टेस्टिस जो होता है वो बॉडी कैविटी के बाहर होता है। टेस्टिस बॉडी कैविटी के बाहर का होता है का क्या मतलब है, आपको ये पता होगा कि एक बॉडी कैविटी होती है, हिंदी में उसको उदर दैहिक गुहा बोलते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी का मतलब है आपकी बॉडी जो है जहाँ पर सारे आपके इंटरनल ऑर्गन है वहाँ बॉडी अंदर से पूरी खोखली है, ठीक है। खोखली बॉडी के अंदर में हमने ऑर्गन्स को फिट कर रखा है। अब इस अंदर खोखली जगह को हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी। जैसे मान लीजिए ये मेरा बॉडी है, इसको अगर आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सारे ऑर्गन बाहर निकाल लेंगे, ऑर्गन बाहर निकालेंगे तो अंदर खाली खोखली जगह देखने को मिलेगी, है ना। अब यहाँ पर वो खोखली जगह है क्या, हाथ में नहीं है, पैर में है क्या, नहीं है। तो बस ये वाला जो बीच का पोर्शन होता है जिसको हम धड़ बोल देते हैं, यही हिस्सा बॉडी कैविटी, और यहीं पर आपके सारे ऑर्गन है। स्टमक यहीं पर है, हार्ट यहीं पर है, लिवर यहीं पर है, लंग्स, डायफ्राम, जो भी आप बोले, सबके सब ऑर्गन यहीं पर होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सारा पार्ट जो होता है वो भी बॉडी कैविटी में ही होता है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में होता है, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये बॉडी कैविटी के बाहर है। मतलब ये कहाँ होता है, बॉडी कैविटी के अंदर नहीं होता, शरीर के बाहर होता है। अब शरीर के बाहर होता है का मतलब शरीर के अंदर नहीं होता है, एक सैक जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बंद है, उसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। तो ये चारों तरफ से स्क्रोटम में बंद होगा। आपको इस इमेज में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा ये ऐसे स्क्रोटम में अंदर से बंद होगा, ठीक है। ये पूरा स्क्रोटम ऐसे क्लोज करके इसको रखता है ऐसे करके, तो ये इस तरीके से स्क्रोटम के अंदर बंद होता है, ओके। चलिए मैं एक बार और आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो। तो स्क्रोटम के अंदर कुछ इस तरीके से ये बंद होता है, ठीक है। तो ये बाहर से जो कवर होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसी को हम कहेंगे स्क्रोटम, ठीक है। तो ये स्क्रोटम में अंदर से बंद होता है। अब हम स्क्रोटम के अंदर का डायग्राम बना रहे हैं। स्क्रोटम इसके बाहर है, बॉडी के बाहर एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग स्क्रोटम बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर में टेस्टिस जो होता है वो लाई करता है। अब इसका रीज़न क्या है, जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें टेस्टिस बॉडी कैविटी के बाहर ही होता है, बॉडी कैविटी के अंदर नहीं होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गन तो हैं तो वो बॉडी कैविटी के अंदर ही है। अब बॉडी कैविटी के अंदर किसी ऑर्गन को रखने का फ़ायदा क्या है, क्यों रखते हैं, क्या ज़रूरत है, ये अपने को समझना पड़ेगा। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में हर ऑर्गन को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 37 के आसपास का टेम्परेचर हमारी बॉडी को चाहिए होता है। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है, अब देखो आपके स्किन का टेम्परेचर 37 हमेशा नहीं होता है। आपकी स्किन का टेम्परेचर बहुत गर्म हो सकता है बुखार के टाइम पे, है ना। आपकी स्किन का टेम्परेचर 37 से कम भी हो सकता है। तो स्किन के टेम्परेचर का कोई खास लेना देना नहीं है ना। स्किन के अंदर की बात कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की। अब आपकी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के बहुत सारे सिस्टम हैं, और अल्टीमेटली जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो अंदर के ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गन्स के टेम्परेचर को 37 के अंदर में मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड फ्लो के थ्रू
हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करती है। जैसे कि मान लीजिए बाहर बहुत गर्मी है, ठीक है, बाहर बहुत गर्मी है तो क्या होगा, आपकी बॉडी से स्वेटिंग होगी, पसीना निकलेगा, जिससे आपके बॉडी का सरफेस जो है ठंडा होगा। बॉडी का सरफेस ठंडा होगा तो अंदर जो ब्लड है वो ठंडा होगा, और यही ठंडा ब्लड जो है अंदर सारे बॉडी में चला जाता है। ब्लड का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम इसी को मेंटेन करते हैं। अगर ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो जाता है तो फिर वो पूरे बॉडी को 37 बना के रखता है, ठीक है, और सारे ऑर्गन को चाहिए ये टेम्परेचर। लेकिन बात यह है कि स्पर्म का प्रोडक्शन इस टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। स्पर्म का प्रोडक्शन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं हो सकता। स्पर्म को चाहिए होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब स्पर्म को 35 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तो स्पर्म बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब जब स्पर्म ऐसे खुश हो जाते हैं, बड़े टेढ़े से दिख रहे हैं, बट अगर ऐसे खुश हो जाते हैं तो क्या होता है, अब उनको खुश रखना पड़ेगा, तभी वो लोग जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए बॉडी क्या करती है, बॉडी अब स्पर्म्स के मेंटेनेंस के लिए पूरे एंटायर बॉडी का, पूरे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम का टेम्परेचर 35 करना पॉसिबल नहीं है, और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के साथ टेस्टिस को रखना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है, उसको बॉडी के बाहर रख देता है। बॉडी के बाहर रखने से क्या होता है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर बाकी बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है, और क्योंकि वो बॉडी कैविटी के बाहर हो गया तो उसके कम टेम्परेचर के कारण किसी और इंटरनल ऑर्गन को, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम अलग करते हैं और स्पर्म का प्रोडक्शन अलग होता है। इसीलिए बॉडी के बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है बॉडी के बाहर? बॉडी के बाहर रखा गया है इसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम है, मैं उसको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर कंट्रोल है ये कितना है, लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इतना टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स को प्रोड्यूस होने के लिए। अब अगर टेम्परेचर हाई हो गया, किसी कारणवश टेम्परेचर अगर हाई हो गया, तो टेम्परेचर हाई हो जाने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाने के कारण जो स्पर्म होंगे वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, सिर्फ स्पर्म का प्रोडक्शन रुकता है, इसके अलावा हार्मोनल जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्पर्म प्रोडक्शन बस जो है वो रुक जाता है। मतलब जितने मैस्कुलाइन कैरेक्टर होंगे वो तो मेंटेन होंगे, बट रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा अगर किसी कारण से स्क्रोटम के अंदर का टेम्परेचर हाई चला गया और जितने भी स्पर्मेटोगोनिया है वो मर गए तो, ठीक है। चलिए अब आगे की चीज़ें वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। जो मैंने अभी बात बोली है ना, हो सकता है आपको समझ में ना आए, आगे समझ में ज़रूर आएगी, ठीक है। अब देखिए अब एक चीज़ समझते हैं कि जब पहली बार ह्यूमन बॉडी में टेस्टिस का निर्माण होता है, तो टेस्टिस का निर्माण होता है मेल बॉडी की बॉडी कैविटी के अंदर, इंटेस्टाइन के थोड़ा सा नीचे स्पेस होता है, उस इंटेस्टाइन के नीचे की स्पेस में टेस्टिस का निर्माण होता है। अब टेस्टिस बनते तो हैं कहाँ पर, बॉडी कैविटी के अंदर, लेकिन जैसे बॉडी ग्रो करने लगती है और एम्ब्रियो जो है पूरा बेबी बन जाता है, तो डिलीवरी के पहले, पार्चुरेशन के कुछ टाइम पहले जो टेस्टिस होते हैं वो बाहर आते हैं और स्क्रोटम में आते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो क्या है कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक, ये बॉडी से लगा हुआ स्क्रोटम, ठीक है, बॉडी से लगा हुआ स्क्रोटम। स्क्रोटम और बॉडी जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है एक होल की थ्रू। ये होल जो है अंदर ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ठीक। ये क्या है, ये बॉडी कैविटी है, ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम और बॉडी के बीच में कैनाल है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। अब पहली बार जब टेस्टिस का निर्माण होगा तो टेस्टिस का जो निर्माण होता है वो यहाँ पर होता है, बॉडी कैविटी के अंदर, ठीक है। बॉडी कैविटी के अंदर बना टेस्टिस फॉर्मेशन। अब जैसे बॉडी ग्रो करेगी, बॉडी के आगे ग्रो करने के बाद ये जो टेस्टिस होते हैं
ये इस ट्यूब के थ्रू अंदर आ जाता है, ठीक है। अब टेस्टिस इधर पहुंच गए, ठीक है। अब ये जो कैनाल है इसका नाम है इंग्विनल कैनाल, ठीक है, इंग्विनल कैनाल। तो बॉडी कैविटी स्क्रोटम से इंग्विनल कैनाल के द्वारा जुड़ी होती है। स्क्रोटम में नहीं बनते हैं टेस्टिस, बॉडी कैविटी में बनते हैं, जो कि डिलीवरी के पहले, बच्चे के पैदा होने के पहले, मेल के पैदा होने के पहले स्क्रोटम में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर कहाँ से होते हैं? इंग्विनल कैनाल के द्वारा होते हैं, इंग्विनल कैनाल के थ्रू होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ही ये टेस्टिस ट्रांसफर होंगे, ये इंग्विनल कैनाल जो है जैसे फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ये बंद हो जाएगा ताकि ये वापस ना जा सके, ठीक है, स्क्रोटम वापस बॉडी कैविटी में ना जा सके। कभी कभी क्या होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि बेबी जो होता है वो पहले बॉडी से बहुत जल्दी निकल जाता है। अब इस कंडीशन में कभी कभी मेल बॉडी में स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आए होते हैं। टेस्टिस बने हुए तो होंगे लेकिन अभी भी स्क्रोटम में वो टेस्टिस नहीं आए होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, ऐसा जनरली हो जाता है और एक आध साल के अंदर वो ठीक भी हो जाता है। डॉक्टर क्योंकि इतने छोटे बच्चे की सर्जरी नहीं करता है, तो वो क्या चाहता है कि 2-4 महीने वेट करें, 5 महीने वेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल वेट करें। उसके अंदर जो टेस्टिस होता है वो इंग्विनल कैनाल के थ्रू वापस नेचुरली आ जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ना ही किसी तरीके का कोई हार्म उस पर्सन को पहुंचता है, ना ही किसी तरीके का अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो एक आध साल में वापस आ जाता है। और अगर नहीं आते हैं तो एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्किडोपेक्सी। उस सर्जरी का नाम है ऑर्किडोपेक्सी। तो देखो जब भी ये ऑर्की वर्ड आएगा ना, ऑर्की का मतलब ही होता है टेस्टिस। तो आपको इतना समझ जाना है कि जैसे ही ऑर्की वर्ड आया, ऑर्की वर्ड का मतलब होगा टेस्टिस। टेस्टिस से रिलेटेड हर चीज़ के नाम के सामने ऑर्की लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ऑर्किडोपेक्सी ये याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है कि ऑर्किडोपेक्सी क्या है, या इंग्विनल कैनाल का अगर ठीक करना हो, अगर स्क्रोटम अंदर फंस गए हो तो उसको क्या करके ठीक किया जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक और कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया, देखिए अब ये इंग्विनल हर्निया क्या होता है। देखिए क्या है ना कि स्क्रोटम में तो टेस्टिस आ गए, टेस्टिस के आने के बाद जैसे कि मैंने बोला कि ये जो हिस्सा होता है ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब फ्यूजन के बाद ऐसा हो सकता है ना कि भविष्य में किसी कारण से ये जो फ्यूजन हुआ था ये ओपन हो जाए, खुल जाए, खुल जाए, देखो खुल जाए। हाँ, अब अगर ये खुल जाएगा तो अब टेस्टिस इसमें से वापस जा सकता है, टेस्टिस जो है इसमें से वापस जा सकता है। तो इनका खुल जाना, इंग्विनल कैनाल का खुल जाना ही कहलाता है इंग्विनल हर्निया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि टेस्टिस वापस जाए इसके पहले, क्योंकि यहीं पर बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत जो है इस कैनाल के थ्रू बाहर आ जाती है, ठीक है। क्या होता है कि ये जो बड़ी आंत है ये इस कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में आने लगती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। हर्निया एक कंडीशन है जहां पर एक ऑर्गन अपनी जगह छोड़कर दूसरे ऑर्गन की स्पेस में घुसने लगता है। तो जनरली ये इंटेस्टाइन के साथ ही होता है, इंटेस्टाइन अपना स्पेस छोड़ के किसी और बॉडी ऑर्गन के स्पेस में घुसने की कोशिश करता है, और वही जब स्क्रोटम में होने लगता है, जब इंग्विनल कैनाल खुल जाती है, तो इस कंडीशन को इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। ये जनरली किसी प्रेशर के कारण या चोट के कारण हो सकता है, जो कि फिर से एक छोटे से सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। हाँ, बट जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक एक पेनफुल बना हुआ होता है, पेनफुल एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ऑर्किडोपेक्सी बता दिया है मैंने आपको, इंग्विनल हर्निया बता दिया है, इंग्विनल कैनाल बता दिया है, स्क्रोटम बता दिया है, और आपको ये बता दिया कि स्क्रोटम में क्यों टेस्टिस को रखा जाता है, ताकि वहां पर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा भैया? टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि टेम्परेचर का कंट्रोल होता कैसे है, ठीक है। टेम्परेचर का
कंट्रोल होता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, चलिए। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए स्क्रोटम में 3 चीज़ें हैं। एक तो है स्वेट ग्लैंड, ठीक, दूसरा है मसल सिस्टम। 2 तरीके के मसल होते हैं, डार्टोस और क्रीमास्टर, 2 टाइप के मसल होते हैं। और एक तीसरा होता है पिम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। तीसरा होता है पिम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। ठीक है, पिम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस, पिम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। ठीक, तो 3 तरीके के स्ट्रक्चर हैं हमारे बॉडी में स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए। मेंटेन करने का मतलब टेम्परेचर को बॉडी से थोड़ा लो बना के रखने के लिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बनाकर रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्वेट ग्लैंड होता है। देखिए क्या होता है, क्योंकि अब ये बॉडी कैविटी के बाहर चला गया है तो ब्लड के थ्रू टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होने लगता है तो स्क्रोटम में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे स्वेटिंग हाईली होती है, और उस स्वेटिंग के कारण जो स्क्रोटम है उसके अंदर टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो ये एक बहुत नेचुरल सा और बहुत बेसिक सा प्रोसेस है टेस्टिस के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। हाई नंबर में स्वेट ग्लैंड्स टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब 2 मसल हैं, एक मसल का नाम है डार्टोस और एक मसल का नाम है क्रीमास्टर। ठीक है, अब ये जो डार्टोस और क्रीमास्टर मसल है, डार्टोस मसल जो होता है वो स्क्रोटम के वॉल पे होता है और क्रीमास्टर जो होता है वो टेस्टिस के आसपास ऐसे लिपटा हुआ होता है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हाई होगा वैसे वैसे जो डार्टोस और क्रीमास्टर मसल हैं वो लूज होंगे। ठीक है, क्या होगा, हाई टेम्परेचर में लूज होंगे, हाई टेम्परेचर में लूज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर स्क्रोटम से वैसे ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बॉडी में ही मान लीजिए टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब बॉडी के पास में है स्क्रोटम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन से उस टच से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत स्क्रोटम में चला जाता है। अब जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर और हाई होने लगेगा तो एटमॉस्फेयर भी स्क्रोटम को गर्म करने का ट्राई करेगी। तो स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम अपने आप को बॉडी कैविटी से दूर कर लेता है, इतना दूर कर लेता है कि टेस्टिस उससे दूर खसक जाए। तो बॉडी से जो टेम्परेचर मिल रहा था स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को वो रुक जाता है ताकि एटमॉस्फेयर के एक्स्ट्रा टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। इसीलिए डार्टोस और क्रीमास्टर मसल जो है वो गर्मियों के टाइम पे लूज हो जाते हैं और टेस्टिस को बॉडी कैविटी से दूर कर देता है। सेम चीज लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में किस तरीके से होगी, लो टेम्परेचर में ये लोग हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट या टाइट हो जाते हैं ये मसल। इससे होता क्या कि बाहर में टेम्परेचर कम है, अब स्पर्म प्रोडक्शन जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। अब मान लीजिए एटमॉस्फेयर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, अब स्पर्म उसमें भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए तो ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेती है ना, और उसी ब्लड के टेम्परेचर के कारण इंटरनल ऑर्गन हमेशा 37 के आसपास रहते हैं, चाहे बॉडी के बाहर का टेम्परेचर जो भी हो। तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है 37। तो अब क्या करता है स्क्रोटम, बाहर टेम्परेचर बहुत लो हो गया है तो स्क्रोटम ऐसे जाके बॉडी कैविटी से जुड़ जाता है, टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी कैविटी में चिपक जाते हैं और बॉडी कैविटी से हीट जो है वो टेस्टिस के अंदर ट्रांसफर होती जाती है। तो बाहर के लो टेम्परेचर को काउंटर करने के लिए बॉडी के एक्सेस टेम्परेचर को टेस्टिस जो है वो बियर करता है। ठीक है, एक्सेस कैसे हुआ, क्योंकि बॉडी में 37 तो मेंटेन्ड है, उसमें से 35 अपने को चाहिए, बाहर में एटमॉस्फेयर में बहुत लो है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। तो ये दोनों मसल्स क्या है, टेम्परेचर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होते हैं और टेस्टिस को बॉडी से दूर या पास लेके जाते हैं। ये याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हायर है तो जब टेस्टिस को ठंडा होना है तो वो दूर चला जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा और जब टेस्टिस को गर्म होना है तो वो टाइट हो जाएगा और बॉडी कैविटी के पास आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद ये पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस, ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो चलिए पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस को देखते हैं। पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस क्या है? प्लेक्सस का मतलब मैंने इसके पहले भी बताया था, प्लेक्सस का मतलब होता है लेयर या फिर ग्रुप, ठीक है। लेयर या फिर ग्रुप, उसको हम बोलेंगे क्लस्टर को बोलेंगे, गुच्छे को बोलेंगे प्लेक्सस। अब देखते हैं यहाँ पर पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस क्या है। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर है मेरे फिंगर टिप्स पे बहुत लो हो गया है, ठीक है। मैंने बर्फ में हाथ रख दिया, यहाँ से ब्लड जा रहा है आर्टरी से ब्लड जाता है, यहाँ पे पहुँच के वो ब्लड ठंडा हो जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर गया है, और यहाँ पर जाके वो पहुँच जाता है मान लीजिए 32 पे। अब यहाँ से वेन्स के थ्रू वही 32 टेम्परेचर वाला ब्लड वापस आएगा, और आर्टरी में अभी भी हार्ट से जो टेम्परेचर जा रहा है वो 37 का जा रहा है, लेकिन यहाँ से वापस जो आ रहा है वो 32 का आ रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, आर्टरी और वेन। तो आर्टरी का जो गर्म ब्लड है 37, वो बगल के 32 को गर्म करने की कोशिश करेगा। 37 वाला अपनी हीट 32 वाले को देने की कोशिश करेगा। इसमें क्या होगा कि जो ब्लड आर्टरी में यहाँ 37 में जाना चाहिए, पहुँचते पहुँचते 35 हो जाता है, लेकिन यहाँ का जो ब्लड होता है 32 के बजाय 35, 36, 37 हो जाता है। मतलब हार्ट में पहुँचने के पहले वेन का जो ब्लड है वो वापस से गर्म हो जाता है, क्योंकि हार्ट में अगर बहुत ठंडा ब्लड चला जाएगा तो हार्ट में पंपिंग का जो फंक्शन है वो रुकने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आर्टरी और वेन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ताकि किसी ऑर्गन में बहुत ठंडा या गर्म ब्लड हो तो एक दूसरे के कांटेक्ट होने के कारण, फिजिकल कांटेक्ट के कारण एक दूसरे के टेम्परेचर को वो मेंटेन कर सके। बस यही वाला फिनोमिना यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो अब पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस को समझते हैं। बॉडी कैविटी में, या आप मान लीजिए हार्ट, चलो हार्ट लिख लेते हैं, बॉडी कैविटी बहुत हो गया, हार्ट से ब्लड आया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नीचे क्या है? नीचे है स्क्रोटम में ब्लड है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब स्क्रोटम में ब्लड 35 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये वेन के थ्रू जाएगा ऊपर हार्ट की तरफ, और हार्ट से 37 वाला ब्लड आएगा स्क्रोटम की तरफ। हार्ट को इतना ठंडा नहीं चाहिए और स्क्रोटम को इतना गर्म नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब ये बॉडी कैविटी का एंड पॉइंट पहुंचते हैं, ये लोग एक दूसरे से मीट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे से ये लोग उलझे होते हैं, आर्टरी और वेन, ठीक। ठीक, आर्टरी और वेन एक दूसरे से इस तरीके से गुच्छा बना के उलझे हुए होते हैं। अब बाकी जगह क्या होता है? बाकी बॉडी पार्ट्स में ऐसे पैरेलल चलता है वेन, और इसके पैरेलल चलती है आर्टरी और वेन जो है एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग एक ऐसा गुच्छा बना लेते हैं, इस गुच्छे को ही बोलते हैं पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस, इसी को बोलते हैं पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। अब ये जो पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस है, इसमें होगा क्या कि ये जो ठंडा ब्लड 35 वाला है, इस गर्म ब्लड के संपर्क में आने के कारण गर्म हो जाएगा, और जब तक हार्ट में पहुंचेगा उसके पहले ये 37 पहुंच जाएगा, ठीक है। ये वाला ब्लड का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। और ये ब्लड गर्म कैसे हुआ है? क्योंकि ये हार्ट वाले ब्लड ने अपना टेम्परेचर दिया है, तो वो डाउन होके 35 हो जाएगा। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्क्रोटम में पहुंचने के पहले 35 का हो जाता है, और स्क्रोटम का 35 डिग्री सेंटीग्रेड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में या बॉडी कैविटी में पहुंचने के पहले 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिसमें आर्टरी और वेन का एक कॉम्प्लेक्स गुच्छा जो है एक दूसरे से लिपटा हुआ एक क्लस्टर जो है वो काम करता है। उस क्लस्टर को ही हम बोलते हैं पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस, जो कि टेम्परेचर के मेंटेनेंस के लिए या थर्मो रेगुलेशन के लिए स्क्रोटम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम लोग आते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। स्क्रोटम में होता है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर के ऊपर। टेस्टिस जो होता है वो 3 लेयर के वॉल से बना होता है। और जो उसका इंटरनल वॉल होता है, इनर वॉल होता है, वो इस तरीके से गुच्छे बना लेता है, ठीक है। ये इस तरीके की संरचना जो है वो बना लेता है। अब ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब, इसको बोलेंगे लोब। तो टेस्टिस को हम कट करके देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे हम टेस्टिक्युलर लोब, ठीक। अब इस टेस्टिक्युलर लोब को समझने के लिए आप एक बार हिस्टोलॉजी समझ लीजिए, ठीक है। टेस्टिस का 2 मेजर काम होता है, टेस्टिस का 2 मेजर काम होता है। एक होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और दूसरा होता है हार्मोन को प्रोड्यूस करना। एक स्पर्म प्रोडक्शन करता है और दूसरा हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन दोनों अलग अलग काम है। तो 2 अलग अलग काम को करने के लिए इस ऑर्गन में 2 अलग अलग टाइप के सेल होते होंगे और दोनों ही सेल अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे एक दूसरे से। तो इस कारण से स्क्रोटम में या टेस्टिस में, सॉरी, टेस्टिस में 2 टाइप के सेल होते हैं। एक सेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक, और एक टाइप का सेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहीं पर आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे, यही डॉट्स में से फिर छोटा छोटा स्पर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे स्पर्म देखने को मिलेंगे। ये छोटे स्पर्म जो हैं ये वाले सेल में ऐसे धसे हुए भी मिलेंगे। तो आपको इस तरीके का कुछ कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा, हाँ। चलिए, इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। अगर आप टेस्टिस के एक छोटे से टुकड़े को कट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये वाला हिस्सा जो है ये लेडिग सेल कहलाता है, ये जो है सर्टोली सेल कहलाता है, ठीक है। ये लेडिग सेल कहलाता है, ये सर्टोली सेल कहलाता है। इसके बाद ये जो येलो वाले सेल है इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब इनके बारे में आगे समझेंगे कि ये क्या है। यही डेवलप होके ये छोटे वाले स्पर्म बनते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है वो स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं। जब स्पर्म शुरू में बनते हैं तो बहुत छोटे साइज के होते हैं। एक स्पर्म का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट, जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यही स्पर्म जब पहली बार बनते हैं तो बहुत छोटे साइज के होते हैं और ये छोटे साइज के स्पर्म जो होते हैं वो मैच्योर होने के लिए सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं और सर्टोली सेल में जाके धसे हुए होते हैं, ठीक है। अब बाहर जो लेडिक सेल है इनका काम है हार्मोन बनाना। ये क्या करते हैं, हार्मोन बनाते हैं। और ये सर्टोली सेल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। किसको न्यूट्रिशन देते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। 2 टाइप के सेल होंगे। अब देखिए, अब इसी को अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो है ये बना, ये है टेस्टिक्युलर लोब। ये क्या है, लोब है। अब इस लोब के अंदर में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इस तरीके का स्ट्रक्चर, चलिए इसको यहीं से ले चलते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका एक एनिमेटेड फोटो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, एक टेस्टिस के अंदर में ये ऐसा स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो अंदर में ये आपको एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है ये दिख रहा होगा, इसी के बारे में मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब इसके अंदर में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, लोब्स के अंदर में सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म बनते हैं। अब ये जो स्पर्म है यहाँ पर सिर्फ बनते हैं, बनने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। यहाँ पर सिर्फ स्पर्म बनते हैं, बनने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है मैच्योरेशन के लिए। अभी जैसे मैंने बोला कि स्पर्म जो बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे साइज के बनेंगे, ये इतने छोटे होंगे कि अभी खुद से मूव नहीं कर पाएंगे। तो इनको पेरिस्टाल्सिस और एक लिक्विड में फ्लो कराते हुए टेस्टिस से बाहर निकालना होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर टेस्टिस से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको इपीडाइडिमस बोलते हैं। ठीक है, इपीडाइडिमस के अंदर में जाके स्पर्म स्टोर होते हैं, लगभग 1 से 2 महीने तक स्पर्म का स्टोरेज जो है वो इपीडाइडिमस में होता है। अब इस टाइम के बीच में स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, स्पर्म मैच्योर होते हैं, अपना फ्लैजिला मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वैसे तो ये इंट्रोडक्टरी है, इसमें हम लोग आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं। हम लोग टेस्टिस के इस सेक्शन का डिटेल स्ट्रक्चर समझेंगे, हर चीज़ का नाम समझेंगे। मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है, आपको 2 टाइप के सेल्स के बारे में बताया है, और ये जो दोनों सेल्स होते हैं क्या करते हैं वो बताया है। स्पर्म का प्रोडक्शन और टेस्टिस और इसके अलावा बाकी के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि टेस्टिस में और बाकी के बॉडी पार्ट्स में स्पर्म के साथ होता क्या है और किस तरीके से वो मैच्योर होते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, कोई नई जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।